पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में एक नाबालिग की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। दीपाली चौक इलाके में गुस्साए लोगों ने एक घर को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। दरअसल दीपाली चौक इलाके में रहने वाले एक इंजीनियर के घर काम करने वाली नाबालिग लड़की की खून से लथपथ लाश मिली। लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी। इसी से लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों का आरोप है नाबालिग लड़की की हत्या की गई है और हत्या के बाद लाश को जलाने की कोशिश हुई। जिस इंजीनियर के घर लड़की काम करती थी उसी पर हत्या का शक जताया जा रहा है। नाबालिग लड़की की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को लगी, उन्होंने इंजीनियर की कोठी पर धावा बोल दिया। लोगों ने इंजीनियर की कोठी में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। मरने वाली लड़की का नाम शिवानी था, जो पार्ट टाइम मेड का काम करती थी। कोठी के बाथरूम से बरामद शिवानी के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसे मिट्टी के तेल से जलाने की कोशिश हुई है, जिससे घर वालों को हत्या की आशंका है। ये कोठी आईटी इंजीनियर अतुल शर्मा की है। बताया जा टाइम मेड का काम करती थी। कोठी के बाथरूम से बरामद शिवानी के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसे मिट्टी के तेल से जलाने की कोशिश हुई है, जिससे घर वालों को हत्या की आशंका है। ये कोठी आईटी इंजीनियर अतुल शर्मा की है। बताया जा रहा है कि 50 साल के अतुल शर्मा अपनी कोठी संख्या E160 में घटना के वक्त मौजूद थे। शिवानी के परिजन अतुल शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों के हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दक्षिण दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में एक लड़की के साथ रेप और उसे बंधक बनाकर MMS बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित केरल की रहने वाली है, जबकि आरोपी मध्य प्रदेश का। आरोपी फिलहाल फरार है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 में एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोप 10वीं के छात्र पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के जनकपुरी थाने में एक शराबी लड़की की नौटंकी देखने को मिली। महिला कांस्टेबल से बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश में ये लड़की लगी थी, लेकिन पुलिस इसे अपने साथ जिप्सी में बिठा कर ली। दरअसल नशे में धुत इस लड़की ने अपनी कार से एक रिक्शे को टक्कर मार दी। टक्कर में रिक्शा चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि रिक्शा पर सवार महिला और उसकी 2 बच्चों को मामूली चोट लगी। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन मौके पर पहुंची तीनों थाने की पुलिस 6 घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रही। तब तक लड़की भी पुलिस वालों को धमकाती रही। बाद में जनकपुरी थाने की पुलिस लड़की को साथ ले गई। दिल्ली सटा गाजियाबाद में एक महिला को 2 लड़कों ने चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। राजेंद्र नगर इलाके में महिला की गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। आसपास के लोगों ने मौके से एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि दूसरा फरार हो गया। महिला को गंभीर हालत में दिल्ली के GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला अपने पति से अलग रहती है। लोगों के मुताबिक दोनों आरोपियों में से एक का महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस फिलहाल तफ्तीश में लगी। गुड़गांव की एक शादीशुदा महिला को अगवा कर हरिद्वार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों आरोपी महिला के परिचित हैं और उसे गुड़गांव के बस अड्डे पर मिले थे। आरोप है कि वहीं नशीली चीज देकर महिला को बेहोश कर दिया गया। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुंबई से सटे कश्मीरा इलाके में रहने वाली 2 लड़कों को अपनी चचेरी बहन से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित नाबालिग है। उसने चिट्ठी के जरिए अपनी आपबीती एक शख्स को बताई, जिसके बाद उस शख्स ने थाने आकर मामले की जानकारी दी। बेंगलुरु के प्राइवेट स्कूल में 3 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। स्कूल के अटेंडर पर रेप का आरोप है। शिकायत के मुताबिक बच्ची से पहली बार 22 अक्टूबर को और उसके बाद 26 नवंबर को रेप किया गया। 29 नवंबर को बच्ची के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 30 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया। हरियाणा के लड़की के मुताबिक हरियाणा के श्रीकृष्ण प्रणामी आश्रम की संचालक साध्वी कौशल पर एक गंभीर आरोप लगा है। एक लड़की ने आरोप लगाया है कि साध्वी और उसके करीबियों ने उसका यौन शोषण किया। लड़की के मुताबिक 2013 में वो आश्रम के सिलाई केंद्र से जुड़ी थी। साध्वी ने जबरन उसका समलैंगिक विवाह करवा दिया। फिर साध्वी ने उन्हें पति पत्नी की तरह रहने को कहा और उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। जो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की संचालिका हैं साध्वी कौशल महाराज, इतना वशीकरण किया गया, जो कहते हैं वो सब करती गई और उन्होंने मेरी शादी करवा दी उनकी छोटी महाराज जी से, प्रीति साध्वी। फिर मुझे जबरन पति पत्नी के जैसा रखा गया और मेरे साथ दुराचार पहले छोटी महाराज जी ने किया, फिर बड़ी साध्वी ने जबरन मेरे साथ दुराचार किया।
पीड़ित लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी साध्वी को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया। रोहतक की बहनों से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ लड़के माफी मांगते हैं और उनके परिजन उन्हें मारते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो बस में कथित छेड़खानी के मामले के बाद का है। दावा किया गया कि इसमें वही लड़के हैं जिन पर छेड़खानी का आरोप है। इससे पहले रोहतक में चलती बस में लड़की की पिटाई का मामला उस वक्त पलट गया जब बस में सवार 5 महिलाओं ने डीएसपी के सामने गवाही दी। 5 महिला यात्रियों ने बुधवार को शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में लड़कों का पक्ष लिया। उनका दावा है कि बस में छेड़खानी जैसा कोई मामला नहीं था। यूपी के मुरादाबाद जिले के एक स्कूल कैंपस में 2 छात्रों के बीच मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई। हैरानी की बात यह है कि मारपीट में शामिल एक छात्र ने ही इस वीडियो को सोशल साइट पर सार्वजनिक किया है। ये वीडियो मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में स्थित RRK स्कूल का है, जहां 9वीं क्लास के एक छात्र को उसके साथी छात्रों ने व्हाट्सएप वीडियो बनाने के लिए पीटा। मारपीट का वीडियो बनाने के बाद छात्र ने उसे सार्वजनिक कर दिया। पीड़ित छात्र डर और शर्म की वजह से कई दिन स्कूल नहीं गया। परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने 2 आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाल दिया। लखनऊ में अपना वेतन मांगने गए कर्मचारियों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। पुलिस ने अंबेडकर मेमोरियल के कर्मचारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। मेमोरियल के ये कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल बीएसपी मुखिया मायावती के शासनकाल में बनाए गए अम्बेडकर मेमोरियल पार्क के रखरखाव का काम ये कर्मचारी करते हैं। आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली। इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े। इस पर भी जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में तेल के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वर्धमान के गलसी गोली इलाके में यह गोदाम बना था। आग की चपेट में आकर तेल के 2 टैंकर भी राख हो गए। गोदाम जीटी रोड पर बना हुआ है की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से जल चुका था। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों की शहादत के अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं। रायपुर में पोस्टमार्टम के बाद इन जवानों की वर्दियां और जूते अस्पताल कर्मियों ने कचरे के ढेर में फेंक दिए। दरअसल मंगलवार को शहीदों के पार्थिव शरीर रायपुर लाए गए थे। पोस्टमार्टम के बाद जवानों की वर्दी ताबूत में जवानों के शव के साथ रखी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। शहीदों के अपमान की इस खबर का पता चलते ही कांग्रेस के नेता अस्पताल पहुंचे। कचरे के ढेर से जवानों की वर्दी निकलवाई और कांग्रेस भवन ले गए। वर्दी का सम्मान कर कांग्रेस ने बाद में वर्दी सीआरपीएफ को सौंप दी। सुकमा के नक्सली हमले में शहीद हुए हापुड़ के कुलदीप का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इलाहाबाद के मुकेश कुमार का भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुकेश सुकमा हमले में शहीद हो गए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा नक्सली हमले को लेकर संसद में बयान दिया। राजनाथ ने जोर देकर कहा, लोकतंत्र में आतंक के लिए जगह नहीं है और नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया एक और विवाद में घिर गए हैं। आरोप है कि यूपी की भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में रीडर कठेरिया ने बिना क्लास लिए पूरा वेतन उठाया। कठेरिया पर आरोप है कि 2009 में सांसद बनने के बाद उन्होंने एक बार भी क्लास नहीं ली, लेकिन मंत्री रहते हुए उन्होंने नवंबर महीने की पूरी सैलरी ले ली। रीडर के रूप में कठेरिया की सैलरी 1,14,000 रुपए है। आरोप है कि सारी कटौतियों के बाद विश्वविद्यालय ने उनके इलाहाबाद बैंक के खाते में 87,000 रुपए जमा करवा दिए। इससे पहले भी कठेरिया की मार्कशीट को लेकर सवाल उठ चुका है। इस बुरे बवाल के बाद रामशंकर कठेरिया ने सफाई दी है। कठेरिया ने कहा, गलती से ये सैलरी उनके खाते में आ गई, उन्होंने यूनिवर्सिटी को इसकी जानकारी दे दी थी। उधर बीजेपी ने भी अपनी सरकार के मंत्री कठेरिया से पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर कठेरिया के मामले में ऐसा हुआ है तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कठेरिया के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया का इस्तीफा मांगा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। शारदा घोटाले की रकम का वर्धमान ब्लास्ट से किसी तरह के कनेक्शन से सरकार ने इनकार किया है। संसद में सरकार ने कहा कि घोटाले के पैसों का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं। इससे पहले अमित शाह ने कोलकाता में कहा था कि शारदा चिटफंड घोटाले का वर्धमान ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ। बीते 30 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता की रैली में शारदा घोटाले को लेकर टीएमसी पर सवाल उठाया था और कहा था कि घोटाले के पैसे का वर्धमान ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था।
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि बीजेपी देश के लोगों को गुमराह कर रही है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कभी करप्शन के नाम पर और कभी आतंक के नाम पर वो दूसरे लोगों के नाम जोड़ रहे हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। शारदा स्कैम और बर्दवान ब्लास्ट में कोई संबंध न होने के सरकार के बयान पर सीपीएम ने सवाल उठाए। आज लग रहा था यही कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में कुछ डील चल रही है। शारदा घोटाले के आतंकी कनेक्शन के मामले को लेकर बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने इस मामले में टीएमसी को क्लीन चिट नहीं दी, जांच पूरी होने पर मामला साफ होगा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष साध्वी के इस्तीफे पर अड़ा है, हालांकि सरकार साफ कर चुकी है, माफी मांगने के बाद इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में एक वकील ने दिल्ली के तिलकनगर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने आपत्तिजनक बयान दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी के विदेश दौरे को लेकर संसद में बयान दिया। सुषमा ने कहा कि मोदी राज में दुनिया भर में भारत का रसूख बढ़ा। जब सुषमा अपनी सरकार की पीठ ठोक रही थी तब विपक्षी बेंच खाली थी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लेट लतीफ सांसदों को एंट्री नहीं मिलेगी। पीएम मोदी ने सख्त आदेश दिया है कि संसद भवन के बालयोगी ऑडिटोरियम का दरवाजा हर मंगलवार को सुबह 9:35 पर बंद कर दिया जाए। मोदी राज में देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले भारत ने 10 स्थान का सुधार किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ताजा सर्वे के मुताबिक 175 देशों में भारत का नंबर 85वां है। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों के साथ मछली और घोंघा खाएं, इसके बाद ही वो मानेंगे कि पीएम आदिवासियों के हितैषी। पुराने जनता दल के साथी आज फिर दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर मिलेंगे। जेडीयू से नीतीश कुमार, शरद यादव, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा मुलायम के घर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठजोड़ बनाने की रणनीति तैयार होगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस गठजोड़ में लिफ्ट भी इनका साथ दे सकता है। इससे पहले भी ये पुराने साथी एक साथ बैठ चुके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से 2 दिनों के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे पर हैं। सोनिया अपने दौरे पर सांसद ग्राम और योजना के तहत उड़वा गांव को गोद लेंगे। वहीं राहुल गांधी का अमेठी और रायबरेली के 2 दिन के दौरे का आज आखिरी दिन है। अमेठी में आज दोपहर 12 बजे राहुल गांधी जनता दरबार में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आदर्श ग्राम योजना के तहत राहुल गांधी ने अमेठी के जगदीशपुर गांव को गोद लिया। साथ ही उन्होंने पीएम की सांसद ग्राम योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा योजना अच्छी है लेकिन इसके लिए फंड नहीं। आदर्श गांव आइडिया सही है। पहली बार मैंने सुना है एक स्कीम लागू किया गया है जिसके लिए कोई फंडिंग नहीं दी गई, तो ये मुझे थोड़ी क्लैरिटी बात समझ नहीं आ रही। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का दौरा किया। राहुल एक एक करके कई घरों में आए। अपने बीच राहुल को देखकर लोग हैरान रह गए। राहुल इस गांव में पिछले 10 सालों में पहली बार पहुंचे थे। राहुल ने अमेठी के जलालपुर गांव में कार छोड़ दी। उसके बाद पगडंडियों के सहारे मोहम्मदपुर गांव पहुंच गए। राहुल और सोनिया का काम देखने वाले केएल शर्मा को इस बार साथ नहीं लाया। इन पर दोनों से सच छिपाने के आरोप है। राहुल गांधी ने कई घरों में जाकर लोगों को हैरान कर दिया। अपने बीच कांग्रेस के युवराज को पाकर लोग इतने भावुक हो गए कि एक लड़की ने घर आए राहुल को लौकी ही गिफ्ट कर दी। राहुल ने भी खुशी खुशी लौकी लेकर उनका आभार जताया। देश में लंच और डिनर के जरिए फंड जुटाने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दुबई जाएंगे। केजरीवाल दुबई में 2 दिन तक रहेंगे। उनके साथ पार्टी नेता और मशहूर वकील एचएस फुल्का भी जाएंगे। 6 दिसंबर की शाम केजरीवाल दुबई में न्यूयॉर्क की उड़ान भरेंगे। यहां 7 दिसंबर को एनआरआई के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केजरीवाल के आईआईटी के दोस्तों ने न्यूयॉर्क में चंदा जुटाने का कार्यक्रम आयोजित किया है। अमेरिका में सांसद भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ होंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। गोयल ने ऐलान किया कि यूपी में बिजली के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही झांसी और जालौन में सोलर प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना आज होगी। 9 नगर पालिका निगम, 26 नगर पालिका परिषद और 100 नगर परिषद के वोटों की गिनती। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर है और पीठ पर भी जख्म है। बताया जा रहा है शरद पवार दिल्ली स्थित अपने आवास पर गार्डन में टहलते हुए गिर गए। एयर एम्बुलेंस से उन्हें मुंबई ले जाया गया। ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती एनसीपी मुखिया शरद पवार का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अस्पताल पहुंचे।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक सड़क हादसे की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ एक बुजुर्ग गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया। पूरा ट्रैक्टर बुजुर्ग के ऊपर से गुजर गया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। यह हादसा कोल्हापुर जिले के गढ़हिंगल इलाके का है। एक होटल के सामने यह हादसा हुआ। होटल में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बुजुर्ग ट्रैक्टर के नीचे से सकुशल निकला। मध्य प्रदेश के इटारसी में नर्मदा नदी पर बनने वाले एक पुल का हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में 18 मजदूर घायल हो गए। पुल के हिस्से पर स्लैब डाला जा रहा था, उसी वक्त नीचे से लोहे का ढांचा खिसक गया और पूरा स्ट्रक्चर टूटकर गिर गया। आज से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फ्री इंटरनेट सेवा मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर पहले 30 मिनट तक ये सेवा फ्री होगी। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। यूपी के गोंडा में एक दबंग एसपी नेता ने अपना रसूख दिखाने के लिए पहले फायरिंग करते हुए अपना वीडियो बनवाकर उसे सोशल वेबसाइट फेसबुक पर डलवा दिया। यह मौजूदा एसपी विधायक आनंद सिंह के भतीजे और गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के चचेरे भाई हैं। इन्हें पुलिस ने कुछ दिन पहले एक व्यापारी के घर तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक युवती की गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से लोगों में काफी गुस्सा था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने घंटों हंगामा किया। दिल्ली के बेगमपुर में बदमाशों ने बीच सड़क पर पिस्टल के बल पर कार लूटने की कोशिश की। बेगमपुर निवासी मिलाप सिंह कार से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे थे। रोहिणी सेक्टर 24 में 3 बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने उनकी कार लूटने की कोशिश की। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में 5 नवंबर को ही एक बिल्डर की हत्या में पुलिस ने 4 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। आगरा में यादव सिंह के ठिकानों पर पुलिस की दबिश के दौरान कवरेज करने पहुंची मीडिया के साथ यादव सिंह के गुर्गों ने बदसलूकी की। एडन केस में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनका अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव आया है। सलमान के खून के 100 मिलीग्राम नमूने में 62 मिलीग्राम अल्कोहल पाया गया। अगर कोई सामान्य आदमी दवा या फिर सिरप लेता है तो अल्कोहल की मात्रा 30 ml ही बढ़ सकती है। हालांकि खबर यह भी है कि एक्सपर्ट ने कोर्ट में सलमान का कहीं नाम नहीं लिया। कहीं ये नहीं कहा गया कि जिस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई है वो सलमान का है। इससे पहले मुंबई में अभिनेता सलमान खान हिट एंड रन केस को लेकर खुद कोर्ट में पेश हुए। 24 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सलमान हाजिर नहीं थे। फौजी मामले में समन को लेकर सुनील भारती मित्तल और रवि रुइया की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सीबीआई के वकील ने दलील दी है कि भारतीय एयरटेल और एसआर के खिलाफ सबूत है। 2002 के एनडीए शासनकाल के दौरान अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोनों को समन भेजा गया। विदेशों से काला धन वापस लाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सरकार जरूरी निर्देश या फिर कानून लाकर समय सीमा तय करे। शिवसेना के सुप्रीम लीडर बाल ठाकरे की वसीयत की वैधता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज से कार्रवाई शुरू होगी।